हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखो, जो पहले अभी लेक्चर्स पढ़े हमने, इसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात की थी, जिसमें कोई अवमंदन बल नहीं था, कोई डैम्पिंग नहीं था, मतलब कोई रुकावट नहीं थी। अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और उसमें रुकावट आती है, मतलब कोई जैसे हवा है या कोई फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे पेंडुलम की बात करूँ मैं, तो जैसे पेंडुलम है, नॉर्मल पेंडुलम है ये इसको यहाँ से अगर छोड़ूँ, जैसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री का एंगल है ये, 42 डिग्री से छोड़ूँ तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये क्या है, हमेशा 42 तक ही जाएगा और हमेशा इतना ही चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रिक्शन हो या कोई भी डैम्पिंग हो, अवरोध हो, मान लो हवा चल रही है या फ्रिक्शन किसी की वजह से भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे अवरोध होगा और गति धीरे धीरे कम हो जाएगी और फाइनली ये एक टाइम आएगा कि रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डैम्पिंग। जो अवरोध आता है उसको बोलते हैं डैम्पिंग। तो अगर मालूम है फ्रिक्शन का वैल्यू को सेट कर देता हूँ इतना, तो देखो इसकी वजह से ये 42 से, देखो पहले यहाँ तक था, अब देखो कम हो रहा है। आप तो ये देखो कि पहले यहाँ तक जा रहा था, एक सेकेंड, पहले यहाँ तक जा रहा था, अब देखो ये इतना दूर जा ही नहीं रहा, बहुत पास में आ गया है। तो धीरे धीरे इसका स्लो हो रहा है मोशन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, डैम्पिंग की वजह से हो रहा है। जैसे मान लो कि आप ऐसे कर सकते हो कि झूले को पानी में लटका दो, तो वो पानी के फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका मोशन स्लो हो जाएगा। जैसे ये धीरे धीरे कम हो गया, ऐसे हो जाता है। ये डैम्पिंग की वजह से होता है। तो हम लोग डैम्पिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डैम्पिंग। अवमंदन बल, अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स। तो पहले तो हम लोग डैम्पिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे कि डैम्पिंग फोर्स कैसा होता है। ठीक है, तो लिखो, दोलन गति में बाधा उत्पन्न करने वाले, दोलन गति में बाधा या अवरोध उत्पन्न करने वाले, दोलन गति में बाधा ब्रैकेट में लिख लो अवरोध उत्पन्न करने वाले बल को अवमंदन बल कहते हैं। दोलन गति में अवरोध उत्पन्न करने वाले बल को अवमंदन बल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सामान्यतः घर्षण बल, शान बल होता है पानी में जो फ्रिक्शन काम करता है लिक्विड्स में, उसको शान बल बोलते हैं। घर्षण बल, शान बल आदि अवमंदन बल का कार्य करते हैं। इंग्लिश में लिखो, those forces which slow down the oscillatory motion, are known as damping forces, पैराग्राफ चेंज करो। Generally friction forces work as damping forces। फ्रिक्शन घर्षण बल की वजह से, जैसे हवा का घर्षण हो सकता है या कोई मीडियम में होता है तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो माध्यम में अगर कोई गति होती है, दोलन गति अगर मीडियम में होती है, तब ये चीज देखने को अपने को मिलती है। क्लियर है, ये बात है भैया अवमंदन बल की। अवमंदन बल की एक दूसरी बात यह है कि अवमंदन बल जो है, फोर्स है, उतना ही ज्यादा लगेगा जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा। मतलब वेग ज्यादा होगा ना किसी पार्टिकल का, तो उस पर अवमंदन बल ज्यादा लगेगा, मतलब रुकावट भी ज्यादा होगी। जैसे ऐसा है कि मान लो कि इसका वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, जैसे अगर ये है,
इसका वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा फोर्स जो लगेगा अवमंदन बल रुकावट वो भी उतनी ज़्यादा होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आप किसी बस में बैठे हो और बस के बाहर अगर मान लो कोई दुपट्टा निकाल दिया आपने, तो बस जितनी ज़्यादा तेज चलेगी दुपट्टा उतना ही पीछे की तरफ ज़्यादा उड़ने की कोशिश करेगा। मतलब अवमंदन बल क्या करता है, पीछे की तरफ धकेलता है ना उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी गति को, मतलब अपन आगे की तरफ जा रहे हैं तो वो पीछे की तरफ धक्का मारता है। अवमंदन बल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। वेग जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है ना, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वेग आगे की तरफ है तो उसके पीछे की तरफ डायरेक्शन में काम करेगा। आई बात समझ में? तो हम लोग जैसे बस में बैठ के आगे की तरफ जा रहे हैं तो दुपट्टा बाहर निकाल दिया, तो बस जितनी ज़्यादा तेज चलेगी अवमंदन बल उतना ही ज़्यादा लगेगा, डैम्पिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, मतलब हवा की वजह से लग रहा है वहाँ पे, तो हवा की वजह से दुपट्टा पीछे की तरफ जाएगा, और जितनी ज़्यादा तेज बस चलेगी उतना ज़्यादा तेज पीछे की तरफ जाएगा। ऐसा है, मतलब हाथ में लेके रखोगे तो आप फील कर पाओगे कि ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेग पर डिपेंड कर रहा है, और वेग जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो फोर्स जो है अवमंदन बल वेग के समानुपाती हुआ, और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो लिखो यहां पर एक लाइन लिखो पहले, अवमंदन बल का मान, अवमंदन बल का मान दोलक के वेग के समानुपाती, दोलक के वेग के समानुपाती तथा दिशा विपरीत होती है, तथा दिशा वेग के विपरीत होती है, तथा दिशा वेग के विपरीत होती है। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर, डैम्पिंग फोर्स इज द प्रोपोर्शनल टू, damping force is proportional to, damping force is proportional to the velocity of the oscillator, velocity of the oscillator, and the direction is just opposite, and the direction is just opposite to the velocity, just opposite to the velocity। ये ऐसा आ गया, ठीक है। ये डैम्पिंग फोर्स है, इसको कभी कभी एफ डी से भी लिख दे, डी फॉर डैम्पिंग, अवमंदन, रोकने वाला बल है ये, ठीक है। ऐसे ये जो कांस्टेंट हटाते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं लेमडा। कई बुक्स में लेमडा भी लेते हैं, कई बुक्स में इसको बी भी लिख देते हैं। बी लिखो लेमडा लिखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। यह है, अब देखो एफ क्या होता है, एम ए होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ, लेमडा क्या है, अवमंदन बल नियतांक, बल नियतांक, डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है, आगे चलिए। एफ का वैल्यू एम इंटू ए होगा और ये होगा माइनस लेमडा वी। एम ए जो होगा एक्सेलरेशन है तो डी वी बाई डी टी होता है, और ये होगा माइनस लेमडा वी। मैं डी वी बाई डी टी को इधर रख लेता हूँ, एम को उधर पे देता हूँ, तो माइनस लेमडा बाई एम, ये वी हो गया, ठीक है। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे चलता हूँ। इसमें आएगा डी वी, इस वी को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा लेमडा एम और ये आएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी था वी नोट, डैम्पिंग की वजह से क्या होगा, धीरे 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 वेग कम होगा, वेलोसिटी क्या होने वाला है धीरे धीरे, जैसे ये चल रहा है, एक सेकेंड, ये चल रहा है तो डैम्पिंग लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन लगा दिया, तो फ्रिक्शन लगा दिया तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होगा। वेग देखो धीरे धीरे आप फील कर पा रहे होंगे इसको देख के कि वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मान लो कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी कितना था, वी नॉट था, टी बराबर 0 टाइम पे, टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी था वी नॉट स्टार्टिंग में, टी इक्वल टू 0 पे, और फिर मान लो किसी टाइम टी पर बात करूं, टाइम टी पर, तो इसका वेग हो गया मान लो v हो गया। ये कंडीशन लगा दी मैंने, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट था और t इक्वल टू t टाइम पर वेग v है वेलोसिटी। तो इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन होगा ln v
लिमिट पुट करूँगा वी नॉट वी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे लेमडा बाई एम, ये तो बाहर आ गया, डी टी का करेंगे तो टी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलता हूँ। इसमें देखिए, इसमें एल एन लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस एल एन वी नॉट, यह आ जाएगा लेमडा टी बाई एम, ये हो गया एल एन वी बाई वी नॉट और ये हो गया लेमडा बाई एम इंटू टी। दोनों तरफ से अगर एंटी लॉग ले लूँ मैं, दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लूँ तो इधर तो बच जाएगा v बाई वी नॉट और इधर e की पावर में चला जाता है। एंटी लॉग लेने पे ये तो होता है, एंटी लॉग लेने पे लॉग तो हट जाएगा, इधर एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ये पावर e की पावर में चला गया लेमडा m बाई टी। तो ये जो बचा v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी बाई एम, ये मिल गया फाइनली मुझे। ये आंसर मिला। ठीक है, फाइनल आंसर यह मिला मुझे। ये वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो इसके हिसाब से मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, चरघातांकी रूप से कम होता है वेग चरघातांकी रूप से कम होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। देखिए, वेग व समय का ग्राफ। एक दूसरी चीज इससे पहले देखो, इसको जो है ना, ये m बाई लेमडा, इसको लिखते हैं टाउ। इसका जो यूनिट होता है ना m बाई लेमडा का, इसका जो यूनिट होता है वो टाइम का यूनिट होता है, तो इसको लिख देते हैं टाउ और इसको बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं इसको? विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। अभी इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। अभी इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका वैल्यू टॉ विश्रांति काल लिख दिया, इसको रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। और देखिए v का वैल्यू वी नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी बाई एम है। अब देखिए इसका ग्राफ देखते हैं, वेग व समय में वक्र, कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। देखिए कर्व, देखिए कर्व बनेगा कुछ इस वे में, इसका कर्व ऐसा, जैसे t इक्वल टू जीरो टाइम है, ये t के साथ है वेलोसिटी है, तो t इक्वल टू जीरो टाइम पे, t इक्वल टू जीरो मतलब जब हमने देखना स्टार्ट किया तो उस टाइम तो इसका वेलोसिटी जो था मैक्सिमम था। t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो करूंगा तो e टू पावर जीरो हो जाएगा, e टू पावर जीरो 1 होता तो v इक्वल टू वी नॉट था, मैक्सिमम वेलोसिटी था v नॉट। स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम वेलोसिटी था, जैसे सपोज v नॉट था, उसके बाद में चरघातांकी रूप से कम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से। अनंत पे जाके ये जीरो हो जाएगा। वैसे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि अनंत टाइम बाद में जाकर रुकेगा, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखे तो हमेशा ही चलता है तो नहीं रहता ना, थोड़ी देर बाद में रुक जाता है। ये है, आई बात समझ में? ये ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में हमने जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बोला है ना, इसकी डेफिनेशन देखना, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। विश्रांति काल लिखते हैं हम लोग, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है समझना, सिंस v इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट ई टू पावर माइनस, देखिए एक चीज समझिए, ये m बाई लेमडा को मैं टाउ लिख दूं, m बाई लेमडा को टाउ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा t और m बाई लेमडा हो गया टाउ, तो ये हो जाएगा टाउ। ठीक है, तो देखिए अगर यदि t का वैल्यू टाउ के बराबर हो जाए, टाउ मतलब m बाई लेमडा, अगर t का वैल्यू टाउ के बराबर हो जाए तो क्या आएगा, तो इफ देन
क्या आएगा, तो वेलोसिटी जो आएगा v नॉट ई टू पावर माइनस टी का वैल्यू टाउ, टाउ बाई टाउ, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू वी नॉट ई टू पावर माइनस 1, तो ये आएगा v इज इक्वल टू वी नॉट बाई ई। अगर t का वैल्यू टाउ के बराबर हो जाए, मतलब उतना टाइम, टाउ के बराबर टाइम जब होता है, तो वेग जो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो जाता है। ये 1/e टाइम्स होता है, तो 1/e टाइम्स जितने टाइम में हो जाता है, वेग का जो वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी का 1/e टाइम्स जितने टाइम में हो गया, जैसे मान लो 5 सेकंड में अगर मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी का 1/e गुना हो गया, तो उस टाइम को हम बोलते हैं विश्रांति काल। जैसे यहां पर t इक्वल टू टो टाइम में ये क्या हो गया, वी नॉट बाई ई हो गया, तो इस टाउ को क्या बोलेंगे, विश्रांति काल बोलेंगे। ये डेफिनेशन बनाया है इसको इस तरीके से। तो जितने समय में वेलोसिटी का वैल्यू, वेग का मान प्रारंभिक मान का 1/e गुना हो जाता है, उस टाइम को हम बोलते हैं विश्रांति काल। That time period in which the velocity of the oscillator becomes 1/e times of its initial velocity, that time is known as relaxation time period. करेक्ट है। तो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि ये v नोट का 1/e टाइम्स का मतलब होता है 37% के आसपास पड़ता है, ये v नोट का 37% है एक तरीके से ये, तो ये 37% के आसपास है इसका। तो 37% कुछ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जाके इतने टाइम में, मान लो इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक लेके इतने टाइम में जाके ये वेलोसिटी ये है, ये मान लो v नोट का मैक्सिमम का 1/e टाइम्स हो गया। तो ये जो टाइम है, जितने टाइम में ऐसा हुआ, वेग इतना कम हुआ है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखो, यहाँ पर डेफिनेशन लिखो, ये छाप लो पहले, तो ये पॉज करके ये छाप लो, फिर इसके नीचे लिखो, इसके नीचे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हुए लिखना, लिखो द टाइम पीरियड इन विच, द टाइम पीरियड इन विच, द टाइम पीरियड इन विच, टाइम पीरियड इन विच द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर बिकम्स, द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर बिकम्स, the velocity of the oscillator becomes 1/e times of 1/e times, 1/e टाइम्स के ब्रैकेट में लिखना, 1/e टाइम्स के ब्रैकेट में लिखना 37%, 1/e टाइम्स के ब्रैकेट में लिखना 37%। the velocity of oscillator becomes 1/e times of its initial velocity, 1/e times of its initial velocity is called relaxation time period, is called relaxation time या relaxation time period, is called relaxation time। हिंदी में लिखो, किसी दोलित्र के लिए वह समय, किसी दोलित्र के लिए वह समय, किसी दोलित्र के लिए वह समय जिसमें, किसी दोलित्र के लिए वह समय जिसमें उसका वेग, जिसमें उसका वेग उसके प्रारंभिक वेग का, जिसमें उसका वेग उसके प्रारंभिक वेग का, जिसमें उसका वेग उसके प्रारंभिक वेग का 1/e, जिसमें उसका प्रारंभिक वेग का 1/e गुना, 1/e गुना, 1/e गुना के ब्रैकेट में लिखना 37%, 37%, 1/e गुना ब्रैकेट में 37% हो जाता है, हो जाता है, विश्रांति काल कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। वह समय जिसमें दोलित्र का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 1/e गुना हो जाता है या 37% हो जाता है, विश्रांति काल कहलाता है। आगे बात समझ में, विश्रांति काल है ये टाउ, क्लियर है। ये टाउ क्या है, आपका विश्रांति काल है, ये टाउ विश्रांति काल है, क्लियर है। आप इस डायग्राम के अंदर भी लिख सकते हो, टाउ का जो वैल्यू है, टाउ हो गया m/λ, दिस इज टाउ, क्लियर है क्या।
आप ये जो डेफिनेशन लिखे वहाँ पे भी लिख सकते हो, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल्स टू m बाई लेमडा, ये है रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? ये तो वेलोसिटी के टर्म्स में बात की, आगे चल के हम एनर्जी के टर्म्स में और भी तरीके से बात करेंगे इसके बारे में, अभी ये हमने रिलैक्सेशन टाइम पीरियड को बता दिया। ठीक है, ये वेलोसिटी के लिए बात की तब है। क्लियर है? ये हो गया भैया, ये अपना डैम्पिंग के बारे में बात कर ली कि कहीं पर भी अगर फोर्स लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स, तो वो उसकी वजह से जो वेलोसिटी डिक्रीज होगा वो किस वे में होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, चरघातांकी रूप से कम होगा, और चरघातांकी रूप से कम होगा तो वहाँ पे एक टर्म आता है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, उसको इस तरीके से शो किया जाता है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, खत्म करें इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के हम इनके अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि डैम्पिंग फोर्स होता क्या है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर डैम्पिंग फोर्स ऑसिलेटर पर लगेगा तो उसकी गति का समीकरण, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।